चलिए guys, now let's see important concept again, revenue receipts and capital receipts. Okay, to remember, revenue receipts are always taxable in income tax, right? Revenue receipts are always taxable unless they are specifically exempted under section 10. तो रेवेन्यू रिसीट हमेशा टैक्सेबल रहेगी, लेकिन अगर सेक्शन 10 ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, बट उस केस में वो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, अनलेस वो हमेशा टैक्सेबल है रेवेन्यू रिसीट्स. अब क्या है मैं बताता हूं आपको, राइट? वैसे आपने पढ़ा होगा ही, बट स्टिल अकाउंट्स में है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स का फंडा. ऑन द अदर हैंड, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स जो इनकम टैक्स में नॉर्मली टैक्सेबल नहीं है. नॉर्मली दे आर नॉट टैक्सेबल इन इनकम टैक्स अनलेस वो स्पेसिफिकली टैक्स की जाए. सो कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल जब तक वो स्पेसिफिकली टैक्सेबल ना किए जाए. फॉर एग्जाम्पल हम एक हेड देखने वाले आगे, कैपिटल गेन, वो हेड में कैपिटल रिसीट्स पे टैक्स लगाया गया. सो जब तक ऐसे कोई स्पेसिफिक टैक्स ना लगाया जाए तब तक वो कैपिटल रिसीट्स एग्जम्प्ट रहेगी, बट रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल. ओके, ग्रेट. तो अब कुछ एग्जांपल्स दिए और उन एग्जांपल्स को समझ के हम लोगों को इन दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना है. ओके, तो देखते हैं एक एक करके अब समझ. तो अंडरलाइन लॉजिक आपके समझ में आ गया. रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल. तो देखो, रिसीट्स रिलेटिंग टू फिक्स्ड कैपिटल आर कैपिटल रिसीट्स. फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड, जैसे आपने कोई कैपिटल एसेट को सेल किया, कैपिटल एसेट को सेल किया, सो वो जो रिसीट्स आएगी उसे कहेंगे अपन कैपिटल रिसीट्स, और वो टैक्सेबल नहीं रहेगी. बट रेवेन्यू रिसीट्स क्या है बेटा, जो आप नॉर्मली बिजनेस में खरीदते बेचते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड एज, वी कॉल्ड इट एज सर्कुलेटिंग कैपिटल. तो अगर फिक्स्ड कैपिटल को बेच के कोई रिसीट आएगी, सो दैट इज कैपिटल रिसीट. और अगर सर्कुलेटिंग कैपिटल को, दिस इज स्टॉक इन ट्रेड, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल, है ना? सर्कुलेटिंग कैपिटल का बेस्ट एग्जाम्पल. तो देखो, रिसीप्ट रिलेटिंग टू सर्कुलेटिंग कैपिटल आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड हिंस इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. जैसे आप दुकान में शुगर बेचते हो, शुगर, सो स्टॉक इन ट्रेड, किराना शॉप है, शुगर बेच रहे हो, तो दैट इज स्टॉक इन ट्रेड. शुगर इज स्टॉक इन ट्रेड फॉर किराना शॉप वाला पर्सन. तो वो अगर आप बेचोगे तो दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स, राइट? तो देखो, रिसिप्ट ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज अ रेवेन्यू रिसीट. सिंपल, राइट? पहला पॉइंट समझ में आ गया, ग्रेट. सेकेंड, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ अ प्रॉफिट अर्निंग सोर्स इन होल और इन पार्ट इज अ कैपिटल रिसीट, एंड कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट और अर्निंग इज अ रेवेन्यू रिसीट. वेरी सिंपल. देखो, तो मान के चलो एग्जाम्पल कि प्रॉफिट अर्निंग सोर्स, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आपके पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग इज सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उसको आप रेंट पे देके, है ना, उसको आप रेंट पे देके क्या कमाते हो बेटा, पैसा कमाते हो, राइट? तो वो जो रेंट पे देके जो पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर रेवेन्यू एसेट. अब आपने क्या किया, वो बिल्डिंग जो सोर्स ऑफ इनकम है, उस बिल्डिंग को ही आपने बेच दिया, सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच दिया. सो दैट वो जो बिल्डिंग को आपने बेचा, दैट इज कैपिटल रिसीट इन योर हैंड. बट जो रेंट उससे आता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट, राइट? एग्जांपल समझ में आ गया. अब हो सकता है कि मान के चलो कि एक और एग्जांपल, आपका कोई शॉप है, ओके, वो शॉप का आपने इंश्योरेंस करके रखा है. अब वो पूरा शॉप ही जल गया, उसमें फर्नीचर, फिक्सर सब कुछ है, शॉप ही जल गया. तो उसमें जो कैपिटल एसेट जलने पे, डिस्ट्रॉय होने पे आपको इंश्योरेंस मिला, कंपेंसेशन मिला, सो दैट कंपेंसेशन इज कैपिटल रिसीट. लेकिन वो कौन सा कंपेंसेशन, जो कैपिटल एसेट जलने की वजह से मिला, बट उसमें आपका स्टॉक भी था, वो स्टॉक भी जल गया. तो वो स्टॉक जलने पे जो आपको कंपेंसेशन मिला, दैट इज रेवेन्यू रिसीट, राइट? बिकॉज स्टॉक इज योर सर्कुलेटिंग कैपिटल. तो सर्कुलेटिंग कैपिटल जलने पे जो आपको कंपेंसेशन मिला, दैट इज योर रेवेन्यू एसेट, राइट? रेवेन्यू रिसीट. और जो फिक्स्ड कैपिटल जलने पे मिला, दैट इज कैपिटल एसेट.
ओके, सो दैट इज कंपेंसेशन, राइट। देखो समझ में आ गया। फिर थर्ड, रिसिप्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज अ कैपिटल रिसीट। जैसे कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कैपिटल रिसीट। जैसे एग्जांपल, मान के चलो कोई एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है ना, उसको जॉब लग गया और 5 साल का टर्म डिसाइड हो गया कि वो 5 साल हमारे यहां काम करेगा एट द पे ऑफ रुपीज 1 लाख पर एनम। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा लिख दिया कंपनी ने। बट 1-2 साल हो गए और कंपनी को पता चला कि हमें जैसा लगा था कि ये बहुत एफिशिएंट बंदा है, उतना एफिशिएंट बंदा है ही नहीं, तो अब उसको ₹1 लाख महीना तो देना हमको नहीं पूरा रहा है, तो उसको धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन उसको निकालेंगे तो वो बोलेगा ना कि भाई हमारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 5 साल का एग्रीमेंट है, तो अब उसको निकालना तो है, तो उसको निकालने के लिए हम उसको क्या देते, कॉम्पेंसेशन देते, उसको कॉम्पेंसेट करते कि भाई तू ये पैसे ले और निकल जा, दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। तो दैट इज कैपिटल रिसीट इन हिज हैंड। वो उसके हाथ में क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। मैं उसको 5 लाख रुपए दे रहा हूं कि तू निकल जा, तू कल से ऑफिस में मत आ, ये पैसे ले लेकिन मत आ, कैपिटल रिसीट। बट उसको जो मंथली सैलरी में दे रहा था वो कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट, राइट। रिसीप्ट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीट। फिर नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अनलेस एक्सप्रेसली टैक्सेबल। मैंने बताया था आपको, तो कैपिटल गेन हेड में वो टैक्सेबल होती है। एंड रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट। तो सेक्शन 10 में एग्जम्पशन हमेशा याद रखना, सेक्शन 10 में दिए हुए, और सेक्शन 13 में कुछ एग्जम्पशन है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, राइट। तो नॉर्मली पूरे एग्जम्पशंस, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो सेक्शन 10 में दिए हुए, राइट। इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। फिर compensation received for relinquishing the interest in whole or in part in a capital is a capital receipt, and compensation received in relinquishing the interest of stock in trade, ये बताया आपको मैंने। तो रिलिंक्विश करना मतलब एसेट अब चले गई आपकी, कैपिटल एसेट गई और उसके बदले में आपको कुछ मिला, तो दैट इज कैपिटल रिसीट। और स्टॉक इन ट्रेड जल गया आपका और उसके बदले में रिसीट मिली, तो दैट इज रेवेन्यू रिसीट, सिंपल। फिर profits from transaction outside the pure view of regular trading activities of the assessees are capital receipt, and profit from transaction earned into the course of business regularly carried on by the assessee or are incidental or associated to the business are revenue receipt. Very simple. जैसे मान के चलो आपका एक कोई शॉप है, मिठाई का शॉप है आपका, राइट। अब नॉर्मली आप मिठाई बेचते हो, उसमें से ना गुलाब जामुन बेचते हो, काला जाम बेचते हो, मीठा पेड़ा बेचते हो, या बहुत सारे ऐसे मिठाई आप बेचते हो। सो दैट इज योर रेगुलर एक्टिविटी टू मैन्युफैक्चर दोज मिठाइया एंड सेल। सो द प्रॉफिट अर्निंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी इज रेवेन्यू रिसीट, राइट। लेकिन अब एक कस्टमर आया आपकी दुकान में, आपके पास एक चेयर थी बैठने के लिए, है ना, आराम कुर्सी जो रहे थे ना बैठने के लिए, अच्छी सी कुर्सी थी। अब वो कस्टमर बड़ा पीछे पड़ा, बोले साहब वो आपके गुलाब जामुन नहीं चाहिए, काला जाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो कुर्सी चाहिए। बेच रहे क्या, बताओ। आपने उसे समझाया भाई ये कुर्सी बेचने के लिए नहीं है, ये मेरे बैठने के लिए कुर्सी, आपको मिठाई चाहिए तो मिठाई, तो जिद पे अड़ गया, सब देना है तो कुर्सी दो। तो मैंने भी उसको बोल दिया, 5,000 की कुर्सी थी, मैंने उसको बोल दिया 50,000 की। तो बोले लाओ लाओ सर दे दो, 50,000 रुपए की कुर्सी दे दो मुझे। तो देखो ये मेरा रेगुलर ट्रेडिंग का बिजनेस है क्या, कुर्सी बेचना मेरा बिजनेस है क्या, नहीं, मेरा तो बिजनेस मिठाइयां बेचना है। सो ये जो रिसीट अब उसमें से आएगी, वो कुर्सी बेचने से आएगी, दैट इज माय कैपिटल रिसीट। गेटिंग द पॉइंट। ये सब एग्जाम्पल आप नोट डाउन करो, मैं बहुत सारे पूरे चैप्टर में, हर चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, तो वहां पे लिख लो आप। अभी देखो स्टार्टिंग में मैं बता दूं आपको कि ये लेक्चर को बार बार देखना आपके लिए फिजिबल नहीं है, अदरवाइज आप सोचेंगे अनलिमिटेड व्यूज है, चलो खोलते कभी भी, और रोज रोज लेक्चर, फिजिबल नहीं। आप ये नोट डाउन करके रखो आपके बुक में, और रिवीजन करते समय आपको बस ये एग्जाम्पल्स या फिर ये सब चीजें काम में आने वाली, राइट। अब बार बार लेक्चर को नहीं देख सकते, या फिर एक टैग का फैसिलिटी है, वो टैग फैसिलिटी जितना आपको चाहिए उतना लेक्चर आप उसमें से देख सकते, right? So that is also a very important facility for you people.
राइट? तो ये सब चीजें नोट डाउन करके रखो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में ये पूरा लिख के रख दो, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी जाए. ओके, ये बात ध्यान में रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट, सब्सिडी इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट इफ इट इज गिवन टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अगर सब्सिडी आपको कोई नया बिजनेस चालू, सब्सिडी समझना गवर्नमेंट से मिलती है हमको, तो सब्सिडी अगर मिली टू सेटअप द बिजनेस, कैपिटल एसेट्स परचेस करने के लिए सब्सिडी मिलती है, सो दैट इज कैपिटल रिसीट. बट अगर वो ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट इफ इट इज गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस टू मीट द स्पेसिफिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक आपको स्टॉक लाने के लिए मिली या फिर और कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको कोई सब्सिडी मिलती है, सो दैट इज रेवेन्यू रिसीट. Then profit from sale of shares or securities which were purchased as an investor are capital receipt. तो आपने कोई स्टॉक शेयर्स परचेस करके रखे फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं. कुछ लोग वो शेयर मार्केट चालू हो गया कि उसके सामने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बैठे. इंट्राडे समझते हैं आपको? शेयर खरीदते और अभी के अभी बेचते, उसे इंट्राडे बोलते. और कुछ लोग क्या करते, आपके पापा को पूछना, वो शेयर लेके रख दिए, जब आप छोटे छोटे थे शेयर लेके रख दिए, और फिर जब काम पड़ेगा तब वो बेचते, वो पुराने शेयर्स पड़े हुए. सो दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वेस्टमेंट. एग्जांपल सिंपल सा दिया जाए तो आपके पापा ने घर लेके रखा है, बहुत पहले लेके रखा है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, आपके पापा ने घर में इन्वेस्टमेंट करके रखा था. वैसे शेयर्स, दादाजी के जमाने के शेयर्स किसी के घर में होंगे, पूछना, उनके पास उन्होंने तब शेयर लेके रखे थे जिसके भाव आज 10 गुना 20 गुना बढ़ गए. सो दैट इज इन्वेस्टमेंट. वो शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था. सो अब वो शेयर्स जब बेचेंगे तो जो इनकम आएगी दैट इज कैपिटल रिसीट. पर जो रोज सेल शेयर्स को खरीदना बेचना करते, वो क्या हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, खरीदना बेचना. सो दैट इज रेवेन्यू रिसीट. तो देखो, प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर विच वर एक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय डीलर इन शेयर्स इज अ रेवेन्यू रिसीट. राइट, सिंपल. So revenue receipts are always taxable unless they are exempt जब section 10 में, right? और capital receipts are not taxable unless they made specifically taxable under the head capital gain. So this is revenue receipts and this is capital receipt. Okay? फिर देखो disputed income. तो इनकम टैक्स को ये डिस्प्यूटेड इनकम से कोई लेना देना नहीं. जैसे मान के चलो एक प्रॉपर्टी दो भाइयों के नाम पे और वो प्रॉपर्टी किराए पे गई है. अब वो दो भाइयों का झगड़ा चल रहा है ना, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है वो दो भाई अपने आप में झगड़ा करते रहे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों झगड़ते रहो, बट जो इनकम वो प्रॉपर्टी से आएगी वो तो टैक्सेबल हो ही जाएगी भाई. आपके झगड़े से आप इनकम की टैक्सेबिलिटी नहीं रुकवा सकते. इनकम तो टैक्सेबल हमेशा है, राइट? चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है. लीगल मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज लीगल बिजनेस. बट अगर कोई मान के चलो सुपारी बिजनेस है, किसी को टपकाने का बिजनेस कर रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, तो फिर वो भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है. ऑल द इनकम्स वेदर इट इज लीगल इलीगल, सबकी सब डिस्प्यूटेड, सभी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है. उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं. तो देखो वहां पे क्या लिखता है, द इनकम टैक्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर द इनकम इज इन कैश और काइंड, चाहे कैश में मिले काइंड में मिले, बोथ आर टैक्सेबल. जैसे मान के चलो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, उसका ज्वेलरी शॉप है, सर मैं आपको है ना तो कैश नहीं देता हूं, आपके लेक्चर बहुत कीमती है, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप, मैं आपको एक डायमंड देता हूं. तो उसने मुझे क्या मतलब रिसीट किस में दी बेटा, मुझे उसने काइंड में दी, तो काइंड की भी रिसीट टैक्सेबल इनकम टैक्स, नॉट ओनली कैश बट ऑल्सो इन काइंड. सिमिलरली इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर द इनकम इज लीगल और इलीगल, चाहे वो लीगल है इलीगल, सभी इनकम आर टैक्सेबल. ओके, फिर नेक्स्ट, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम. ये भी बड़ा सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल टॉपिक. जैसे देखो, मान के चलो ये है इनकम और यहां है असेसी.
अब देखो, ये इनकम असेसी के पास आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, असेसी के पास ये आ रही है, आ रही है, आ गई है। अब इनकम असेसी के पास आ गई। अब इनकम असेसी के पास आने के बाद उसकी इनकम हो गई। अब चाहे वो इस इनकम को कैसे भी अप्लाई करे, अप्लाई करना मतलब खर्चा करना, वो बीवी को बोले जा ये पैसे ले और जाके गहने खरीद के लेके आ, ऐसा भी बोल सकता है, बहुत कम बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकता है कि बीवी को बोला कि जा ये गणपति मंदिर में डोनेशन, चंदा डोनेशन दे, क्या वो पैसा अपने को मिल गया। अब अपन जाके क्या किया कि गणपति मंदिर में जाके डोनेशन दे दिया, राइट। सो वी अप्लाई द इनकम, लेकिन वो हमारे हाथ में आने के बाद हमने अप्लाई की। मान के चलो आपके हाथ में आए 50,000 रुपए, और वो 50,000 में से आपने वो 50,000 में से आपने क्या किया कि बीवी के लिए गहने लाए, या उसको पैसे दिए गहने लाने के लिए, या गणपति मंदिर में चंदा दान दे दिया, या बच्चों के लिए बुक्स खरीदे। तो 50,000 में से 40,000 आपका खर्चा हो गया, तो टैक्सेबल कितनी होगी? पूरी 50,000। ध्यान रखो, पूरी 50,000। ये कैसे क्या सब आगे देखने को मिलेगा आपको, इसका अभी बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन समझ लो, राइट। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, राइट। व्हाट इज डाइवर्जन? सो ये इनकम है, ये असेसी, ये इनकम आ रही है, 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 और चले गई किसी अदर पर्सन के पास। तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या होता है बेटा? ये इनकम असेसी के पास पहुंची नहीं, ये इनकम किसी और के पास डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट हो गई, अदर पर्सन। तो देखो, असेसी के पास आई नहीं, ये डाइवर्ट हुई बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और एनी पास्ट ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन की वजह से या लॉ की वजह से ये इनकम डाइवर्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जन ऑफ इनकम, राइट। तो आपके समझ में एप्लीकेशन मतलब क्या बेटा? असेसी के हाथ में वो इनकम आ जाती है, आने के बाद वो अप्लाई करता है, खर्च करता है, दैट इज एप्लीकेशन। उस केस में जब वो असेसी के पास आ जाएगी तब टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम जैसे ही असेसी के पास आ गई वो टैक्सेबल हो जाएगी। एंड व्हाट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम? डाइवर्जन मतलब वो इनकम असेसी के पास आती ही नहीं है, वो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ या ऑब्लिगेशन, कोई लॉ है, कोई लॉ या आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से वो इनकम डाइवर्ट होती। तो बताओ, क्या इनकम असेसी के हाथ में टैक्सेबल होगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं डाइवर्जन का भी। एक असेसी है ए और बी दूसरा पर्सन, उन दोनों ने मिलके एक बुक लिखी, को ऑथर्स ऑफ बुक, और वो बुक पब्लिश की टैक्समैन को। अब उन दोनों का एग्रीमेंट है, ऑब्लिगेशन एक दूसरे के ऊपर, कि भाई 50% रॉयल्टी ए रखेगा और 50% रॉयल्टी बी रखेगा। बट बी कुछ कारण की वजह से फॉरेन में चले गए अभी घूमने घामने के लिए, और टैक्समैन ने ए के हाथ में 50,000 रुपए रॉयल्टी दे दी। तो बताओ, क्या ये पूरे 50,000 रुपए अब ए के हाथ में टैक्सेबल हो गए? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज उसमें से कुछ इनकम किसको जाने वाली? डाइवर्ट होने वाली है बी को। सो दैट बी का ऑब्लिगेशन है ए के ऊपर कि उसको बी को वो पैसा देना है। सो 25,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी एंड 25,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए, राइट। एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जन। जैसे देखो, और एक एग्जाम्पल याद रखने के लिए, मजेदार एग्जाम्पल, जैसे देखो रणवीर कपूर है ना, और कौन? दीपिका। तो देखो, दीपिका रणबीर कपूर के पास आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और रणबीर कपूर ऐसा खड़ा है, दीपिका आ रही है, आ रही है, रणबीर खड़ा है और दीपिका उसके पास आ गई है, राइट। और फिर हो सकता है दीपिका उसके पास आ गई, एप्लीकेशन अब वो कैसा कर सकता है? रणबीर कपूर मुंह होता है ना, कि उसने क्या किया कि दीपिका को
रणबीर सिंह को दे दिया, अप्लाई कर दिया, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है तेरा प्यार है ना, तो मेरे पास तो आ गई, लेकिन मैं तुझे क्या दे देता हूं, दैट इज एप्लीकेशन। बट अब देखो दूसरे में, दीपिका आ रही है, आ रही है, आ रही, रणबीर खड़ा है, रणबीर कपूर खड़ा है ऐसे, दीपिका आ रही है, और बीच में रणबीर सिंह आके उसका हाथ पकड़ के लेके गया, रणबीर ऐसे ही खड़ा रह गया। दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, राइट? सो एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल एंड डाइवर्जन इज नॉट टैक्सेबल। फुल इनकम इज नॉट टैक्सेबल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑथर का, हो सकता है कि पूरी की पूरी डाइवर्ट हो या पार्ट इनकम कैन बी डाइवर्ट, राइट, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और ऑब्लिगेशन। तो देखो वहां पे इनकम डाइवर्जन है ऊपर, इनकम नेवर रीचेस टू द एसेसी एज हिज ओन इनकम, बाय वर्च्यू ऑफ ऑब्लिगेशन द इनकम इज डाइवर्टेड एट अ सोर्स बिफोर इट रीचेस टू द एसेसी, सिंपल। बट एप्लीकेशन में देखो, इनकम रीचेस टू द एसेसी एज हिज ओन इनकम एंड सब्सिक्वेंटली अप्लाइड बाय डिस्चार्ज ऑन ऑब्लिगेशन। तो वो सबसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना मतलब खर्च करना, है ना, खर्च कर सकता है। द ऑब्लिगेशन इज ऑन द सोर्स ऑफ इनकम एंड द ऑब्लिगेशन इज ऑन रिसीट ऑफ इनकम। टैक्सेबिलिटी का ऑब्लिगेशन किस पे? रिसीट पे, आफ्टर इनकम रीचेस टू द एसेसी। तो इनकम हमारे पास आ गई तो फिर टैक्सेबल हो जाती, और यहां सोर्स ऑफ इनकम पे, किसका सोर्स है वो इनकम, उसके ऊपर डिपेंड करे। देयर इज एन ओवरराइडिंग टाइटल बाय वर्च्यू ऑफ विच डाइवर्जन टेक्स प्लेस, मतलब कोई ऑब्लिगेशन है जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। देयर इज नो ओवरराइडिंग टाइटल, ऐसा यहां पे कुछ नहीं रहता। इन द केस ऑफ डाइवर्जन द इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी, एंड यहां इन केस ऑफ एप्लीकेशन इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी, है ना। सिंस द असेसी डू नॉट हैव टाइटल द इनकम कैनॉट बी सेट टू दी अक्रूड और अराइजन। हमारे पास टाइटल ही नहीं हो इनकम का, वो बी को जाने वाला पैसा है, तो हमारे हाथ में वो टैक्सेबल भी नहीं हो सकता। इनकम इज सेट टू हैव अक्रूड और अराइजन एंड देयरफॉर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी। लेकिन यहां पे ये इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, ग्रेट। फिर एक टॉपिक है सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी। अभी क्या है, तो देखो, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज वन कैन नॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ। मैं खुद से ही प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूं बताओ। जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को ही पढ़ा, और फिर बोलूंगा आशीष चल्ला पैसे दे, मैंने तुझे पढ़ाया। सो कैन आई अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम माई सेल्फ? नो, एब्सोल्यूटली नॉट। मैं खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। बस वही वहां पे कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअलिटी। हम खुद से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और अगर हम बोलते हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया, सो दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, तो एक एओपी है मान के चलो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और अपने मेंबर्स के लिए, मेंबर्स से वो कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटी नहीं, आप कोई बड़े फ्लैट स्कीम में रहते होंगे, राइट, तो उस स्कीम में एक बॉडी बनाई जाती है, और फिर वो बॉडी वो सब फ्लैट ओनर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स लेते हैं, या कहीं खाना वाना रखेंगे, ड्रिंक्स रखेंगे, गेम्स रखते हैं, तो उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं, और फिर उनके लिए खर्चा करते। सो क्या वो कंट्रीब्यूशन उनके हाथ में इनकम मानी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेंबर्स और वो बॉडी सेम मानी जाती। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी भी इसे बोलते, राइट। तो मान के चलो कि अगर कोई एओपी है, यहां पे दिया भी एग्जाम्पल, और वो एओपी के पास, एओपी के कुछ मेंबर्स है, और एओपी ने क्या किया, कुछ रूम्स उनको किराए पे दिया और उनसे रेंट वसूल किया मेंबर्स से। सो एओपी एंड मेंबर्स आर टू, वो दोनों अलग अलग नहीं है, जुदा जुदा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, वो इनकम टैक्स के लिए एक माने गए। सो ऐसे केस में अगर एओपी उनसे कोई पैसा कमाता है तो उसे इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं किया जाता। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ओके, तो देखो वहां पे लिखो, एन असेसी कैन नॉट अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजैक्शन विथ हिमसेल्फ। प्रॉफिट शुड अराइज फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड कंसर्न। ये केस में दिया है
it was held that rent charged by the club to the members for room and other facilities provided by the club is not accessible under Income Tax Act, principle of mutuality. Simple. Okay? उसके बाद एक डेफिनेशन है इनकम की, वो अभी आपको समझ में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें दिए हुए और वो हर चैप्टर में जैसे जैसे हम जाएंगे वो चैप्टर में आपको वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे, सब पॉइंट्स, है ना, कैपिटल गेन या जो भी चैप्टर अपन देखेंगे वो सब चैप्टर्स में वो पॉइंट मिलते जाएंगे. राइट? सो अगले लेक्चर में हम लेवी ऑफ इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे. ओके? उससे पहले एक पॉइंट छूट गया था, ये इनकम तो जब जिस चैप्टर में जाऊंगा वहां आपको कौन सी इनकम है, जैसा सैलरी की इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या कैपिटल गेन की है या बिजनेस की है या फिर अदर सोर्सेज के, वो जहां जहां जाएंगे वो आपको पता चलेगा. तो अभी आपको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, टेंशन आ जाएगा, इसलिए जब जब जाएंगे हम वहां पे देखेंगे उसको. एक कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में रह गया था आपका, दैट इज यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर. अभी बता देता हूं 2 मिनट में क्या है यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर. अब क्या होता है देखो कि पुराने जमाने की बात है जब बहुत कम लोग इनकम टैक्स भरते थे, 1980s या उससे पहले की, कि इनकम टैक्स में जैसा अभी ये प्रीवियस ईयर है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च 31 मार्च, ऐसा कोई ईयर डिसाइड नहीं किया था. सो हर एसएससी क्या करता था, अपने हिसाब से ईयर डिसाइड करता था. कोई बोलता था मेरा ईयर है 12 मार्च से लेके तो 11 मार्च तक नेक्स्ट ईयर का है ना. कोई बोलता था मेरा जनवरी टू दिसंबर है, कोई बोलता था मेरा जुलाई टू जून है, एंड सो ऑन. अब तब टैक्सेबल एसएससीज भी बहुत कम थे, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम नहीं होता था. बट अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ गया और एसएससीज भी बढ़ गए, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हमारा ईयर फिक्स रहेगा. 89-90 ऑनवर्ड्स उन्होंने बोला कि हमारा प्रीवियस ईयर मतलब टैक्सेबल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को, और ये सबको फॉलो करना पड़ेगा फॉर इनकम टैक्स पर्पज ओनली. बट अकाउंटिंग के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं. सो अकाउंटिंग ईयर कैन बी डिफरेंट, हो सकता है जनवरी टू दिसंबर, जुलाई टू जून या कोई भी और भी. अकाउंटिंग के लिए कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया. बट इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अकाउंटिंग ईयर में जो आपने इनकम कमाई, मान के चलो ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, ये 2 अकाउंटिंग ईयर आपके, राइट. 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 18 और 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 19, ये आपका ईयर. अब मुझे इनकम टैक्स का ईयर है हमारा कौन सा, देखो इनकम टैक्स का ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, मतलब यहां से शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 से यहां खत्म होगा 31 मार्च 2018 को, बराबर. तो देखो ये अकाउंटिंग तो ये हिसाब से हुई जनवरी टू दिसंबर और जनवरी टू दिसंबर, वो हिसाब से अकाउंटिंग हुई. तो इनकम 2 पार्ट में डिवाइड हो गई अब, है ना, 2 साल में डिवाइड हो गई. लेकिन इनकम टैक्स के लिए हमको यहां से यहां तक की इनकम कंसीडर करना पड़ेगा. तो अब जब अकाउंटिंग हुई तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से इनकम देखेंगे कितनी हो गई, कहां तक, 31 मार्च. तो दो ईयर जो दिया आपको अकाउंटिंग के हिसाब से, तो पहले ईयर में हम देखेंगे 1 अप्रैल से दिसंबर तक की इनकम कितनी, यहां की इनकम देखेंगे, और फिर दूसरे ईयर में जनवरी से मार्च तक, और ये 2 इनकम को क्लब कर देंगे. सो विल गेट ये वाले ईयर की इनकम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर. ओके, तो दिया है वहां पे, पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है. फिर एक एग्जांपल भी दिया है, वो भी देख लेते. देखो जैसे अकाउंटिंग ईयर है, मैंने बताया अभी, जनवरी टू दिसंबर 17 और जनवरी टू दिसंबर 18 अकाउंटिंग ईयर. इनकम टैक्स के लिए देखो कैसे निकाला है, तो इनकम ऑन ड्यूरिंग ईयर, देखो जनवरी टू दिसंबर ये ईयर था आपका 17, मतलब 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17, और दूसरा 1 जनवरी 18 ये वाला, सो 31 दिसंबर 18 तक, राइट. तो देखो जनवरी टू मार्च
मतलब यहां से आपका ईयर शुरू हो ना 1 अप्रैल 17, सो यहां से यहां तक की इनकम दी, ये हमारे काम की नहीं 60,000, क्योंकि हमारा ईयर ही कहां से शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 17 से, सो हमको काम के यहां से यहां तक की इनकम, राइट। तो वो आपको दी हुई है 1,15,000। देखो अप्रैल से दिसंबर 1,15,000, ये कोई डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है ना, ये एग्जाम में आपको दी रहेगी, ओके। नहीं तो पूरे इनकम को डिवाइडेड बाय 12 ऐसे नहीं करना, ओके। और जनवरी टू मार्च की इनकम दी आपको 31 मार्च 18, यहां से यहां तक की भी इनकम दी, कितनी 70,000, ओके। सो ये 70,000 और ये 1,15,000, ये आगे की इनकम हमारे काम में, वो अगले साल में जाए, राइट। तो देखो ये 185 आपके प्रीवियस ईयर 17-18 की इनकम होगा, 18-19 असेसमेंट, राइट। वेरी सिंपल।